Now let's see the characteristics of equilibrium constant. In this first point is, it has definite value for every chemical reaction at a particular temperature. Now what does it mean? It means अगर कोई particular reaction है तो उसके लिए equilibrium constant की एक particular definite value होगी. Now condition is temperature should be particular. It means अगर आप temperature change करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक सर्टन टेम्परेचर की, देन ऑन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन विल हैव अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एंड अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर और डेफिनेट वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. नाउ सी, अगर हमारे पास में k की वैल्यू ज़्यादा है, इफ़ वी हैव मोर k वैल्यू, इन दैट केस रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर आपको k की वैल्यू ज़्यादा मिलती है, इन दैट केस रिएक्शन विल proceed in the forward direction. I have given here that value also is more than 1. Now see, अगर k की वैल्यू ज़्यादा है then the 10 to the power 3, in that case reaction will complete. Okay, but if k value is less than 10 to the power minus 3, in that case reaction does not proceed at all. reaction proceed ही नहीं करेगी. so k की वैल्यू में डिसाइड करती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, या फिर रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी. ओके, सो k की वैल्यू अगर 10 to the power 3 से ज़्यादा, in that case reaction will complete, but if it's less than 10 to the power minus 3, in that case it does not proceed at all. Now k की जो वैल्यू है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन स्टार्टिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. लेकिन अगर हम बात करते हैं कैटलिस्ट, सो कैटलिस्ट ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. बस डिफरेंस ये है कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का रोल होता है टू इंक्रीज द रेट. कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को इंक्रीज कर देता है. सो वी कैन से दैट catalyst help in accelerating the rate of reaction. It increases the rate of reaction, hence rate constant जो है वो हमें जल्दी मिल जाता है. ओके, सो द पॉइंट विल बी द सेम, it will have a definite value, but because of catalyst rate of reaction increases and rate constant हमें थोड़ा पहले मिल जाएगा, because catalyst क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है रिएक्शन की, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पीड अप. ओके, सो वैल्यू विल बी डेफिनेट बट वी विल गेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ा सा पहले इन कंपेयर टू दी नॉर्मल रिएक्शन. नाउ द लास्ट पॉइंट इज Kc for forward reaction is inverse to the Kc of backward reaction. ठीक है, अगर हम बात करें Kc of backward reaction and forward reaction तो वो क्या होगा, inversely proportion. फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि forward reaction के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल forward reaction के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज Kc. तो अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, इन दैट केस इट विल बी 1 Kc, या फिर आप उसको Kc डैश भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ Kc. अगर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए Kc है तो फॉरवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 1 Kc. इट मीन्स फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विल बी देयर. नाउ we can conclude this property as equilibrium constant always have a definite value at particular temperature. टेम्परेचर चेंज किया तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर टेम्परेचर फिक्स है तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू ही होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. नाउ वी कैन से अगर k वैल्यू ज़्यादा है देन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट वी कैन से इफ़ k वैल्यू इज़ मोर देन 10 to the power 3 तो रिएक्शन कंप्लीट होगी. अगर k की वैल्यू कम है 10 to the power -3 से या फिर उसके बराबर है, इन दैट केस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड एट ऑल, बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगी. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. वो रिएक्टेंट की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. ऑल्सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट से
से होने से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस डिफरेंस इतना है कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें थोड़ा पहले मिल जाएगा। नाउ Kc, अगर हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, देन in that case equilibrium constant will have inversely proportional relationship. So this is all about the characteristics of equilibrium constant. Now we are going to study about type of equilibrium. So let's get started with the type of equilibrium. So basically there are two type of equilibrium. The first one is homogeneous equilibrium and the second one is heterogeneous. देखो homogeneous का मतलब बहुत ही सिंपल है, अगर reactant and product दोनों की जो फेज है, स्टेट है, अगर वो सेम होगी तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए SO2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू फॉर्म SO3 एज अ प्रोडक्ट. अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट जो SO2 एंड O2 है दोनों ही गैसियस स्टेट में है, एंड इफ यू सी SO3 विच इज प्रोडक्ट अगेन इट इज इन गैसियस स्टेट, इट मीन्स ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम फेज में है, सेम स्टेट में है, तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. जस्ट इसका कॉन्ट्राडिक्ट बात होती है हेट्रोजीनियस की. अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ विल बी इन डिफरेंट स्टेट. जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए Fe जो है H2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है एंड फॉर्मिंग दी Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन. तो अगर देखेंगे Fe सॉलिड है, वाटर जो गैसियस स्टेट में है यहाँ पे, इट मीन्स वेपर फॉर्म में है या मॉइस्चर के फॉर्म में है. Fe3O4 जो है अगेन इट इज़ इन सॉलिड स्टेट एंड हाइड्रोजन इज इन गैसियस स्टेट. तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में फेजेस डिफरेंट है. तो ऐसे केस में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फेज डिफरेंट होती है या स्टेट डिफरेंट होता है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. So this is all about the homogeneous and heterogeneous. Now next topic we are going to study is the reaction quotient. So let's say this reaction quotient. So what does reaction quotient mean? First of all बच्चों इसको हम Q से डिनोट करते, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q. ओके, नाउ देखिए इसका क्या मतलब है. जैसे कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था जिसका रेशियो था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन द सेम वे रिएक्शन क्वोशिएंट इज आल्सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. बिल्कुल उसी तरीके से, बस डिफरेंस ये है कि हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया था दैट वाज फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट, लेकिन जब हम रिएक्शन क्वोशिएंट की बात करते हैं सो दिस इज नॉट फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस कैन बी फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं होता. जनरली जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, रिएक्शन विच आर रिवर्सिबल, दैट इज जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जब हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं. और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म है उसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पुट किया हुआ है. ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए था, मतलब इक्विलिब्रियम मिलने के बाद या उस समय. और अगर हम रिएक्शन क्वोशिएंट की बात करते हैं दिस इज जनरल टर्म फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन is called reaction quotient. I repeat, ratio of concentration of product upon reactant in reversible reaction is called reaction quotient. देखिए definition क्या है, for any reversible stage or reaction other than equilibrium, equilibrium के अलावा जो रिवर्सिबल स्टेज है रिएक्शन की, द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन reactant where each concentration term is raised to the power equals to stoichiometric coefficient of the substance constant. देखिए यहाँ पे क्या है, concentration of product upon reactant है और यहाँ पे जो coefficient है उसको पावर में पुट किया गया है. ठीक है, तो दिस इज अगेन सेम जैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, बट ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन को छोड़ के, इक्वेशन कंडीशन को छोड़ के दूसरी जो रिवर्सिबल स्टेजेस है उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं. अब देखिए आप इसकी हेल्प से ये बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी या फिर इन इक्विलिब्रियम स्टेट में है. सो लेट्स सी दैट केसेस. अगर QC की वैल्यू दैट इज रिएक्शन क्वोशिएंट इज मोर देन KC, ठीक, इट इज ग्रेटर देन KC, इन दैट केस रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन.
ठीक है, अगर QC की वैल्यू ज़्यादा है देन रिएक्शन विल मूव इन अ रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइड, ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर QC की वैल्यू कम है KC के कंपेयर में, इन दैट रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगी रिएक्शन। लेकिन अगर QC एंड KC की वैल्यू इक्वल्स टू है, अगर दोनों ही वैल्यू बराबर है, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको कोई पूछता है कि what is equilibrium condition for QC and KC, then they both will be equals to each other at equilibrium, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप बता सकते हैं इजीली कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या फिर इक्विलिब्रियम में। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट रिएक्शन क्वोशिएंट इज द कांस्टेंट, रिएक्शन क्वोशिएंट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट एनी रिवर्सिबल स्टेज अदर दैन द इक्विलिब्रियम स्टेज। Okay, so this is all about the reaction quotient. Now let's see factor affecting equilibrium. So basically we are going to deal with the three factors. So the first one is concentration, second one is temperature, and third one is pressure. Concentration, temperature, pressure change करने पे equilibrium में क्या changes आएंगे, let's see. So students, according to Le Chatelier principle, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और अगर आप उसमें कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हैं, इन दैट केस इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल शिफ्ट इन सच अ मैनर दैट इट विल रिड्यूस दैट पर्टिकुलर इफेक्ट। मतलब आपने जिस तरफ वो इफेक्ट को बढ़ाया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इन दैट केस अगर आप कोई भी पैरामीटर को चेंज करते हैं, सो रिएक्शन विल, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन टू रिड्यूस द पर्टिकुलर स्ट्रेस, ठीक है। तो जो भी आपने पैरामीटर बढ़ाया है उसको कम करने के लिए उस डायरेक्शन मूव करेगा जहाँ पे वो पैरामीटर कम है, ताकि क्या हो जाए, बैलेंस अप हो जाए रिएक्शन। सो दिस इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। नाउ लेट्स सी द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम को कैसे शिफ्ट करता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में है रिएक्टेंट और यहाँ पे है प्रोडक्ट। अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट बढ़ गया है और हमें बैलेंस करना है। तो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी तो प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा और रिएक्टेंट कम हो जाएगा, तो अपने आप ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। और अगर इफ इन केस आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, प्रोडक्ट कम होना चाहिए, रिएक्टेंट ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी। सो वी कैन से अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्टेंट की तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं प्रोडक्ट की तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने में इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम आ रखा है और अब जाके अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, देन क्या होगा, जो रिएक्टेंट है जिसकी कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी थी वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। सर्टेन पॉइंट पे क्या आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगेन इक्वल हो जाएगा। उस पर्टिकुलर स्टेज पे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले इक्विलिब्रियम देखा था, हमने जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऐड की रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। नाउ लेट्स सी सेकंड पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर क्या है हमारे पास में, टेम्परेचर। देखिए, अगर आपकी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इट मीन्स हीट रिलीज हो रही है उस रिएक्शन में, देन इन दैट केस लो टेम्परेचर फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो रही है तो उस केस में टेम्परेचर कम चाहिए ताकि रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, दैट इज हीट विल बी एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन, इन दैट केस हाई टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब आप जब टेम्परेचर देंगे उस रिएक्शन को तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपको उसको लो टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब उसका टेम्परेचर कम होगा तब जाके वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैरामीटर विच इज प्रेशर।
प्रेशर में देखिए, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, अगर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बोथ साइड में हम जब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल अगर इक्वल है, उस केस में प्रेशर का कोई भी रोल नहीं होगा, वो कोई भी इफेक्ट इम्पार्ट नहीं कर सकता उस रिएक्शन में। लेकिन अगर केस जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट के वेरी करते हैं, ठीक है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, इन दैट केस इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कम है। ठीक है, मान लीजिए अगर रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, सो रिएक्शन विल प्रोसीड टूवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, देन रिएक्शन विल प्रोसीड टूवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमको देखना है और रिएक्शन को उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें मूव करवाना है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, N2 + 3H2 रिएक्ट्स टू गिव 2 NH3। अमोनिया मॉलिक्यूल हमें कितने मिल रहे हैं, 2। अगर हम पे नंबर ऑफ मोल्स देखें तो 1 + 3 4, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल है वो हमें 4 मिल रहा है। अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो नंबर ऑफ मोल क्या है, 2। तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, रिएक्शन शुड मूव टूवर्ड्स दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे अमोनिया का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अगर इस रिएक्शन में आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो देखो बच्चों, प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्लोज आ जाएंगे। इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर, इन दैट केस अगर हम रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल विल कम क्लोजर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएंगे, पर्टिकुलर वॉल्यूम में पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे। अगर पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे तो रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने की वजह से रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, या फिर प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ पार्टिकल क्लोज आ रहे हैं, इस वजह से अमोनिया के पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट का नंबर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं तो लो प्रेशर पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का नंबर ऑफ, मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है इस केस में, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मान लीजिए, इसको रिएक्टेंट मान लीजिए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, अगर आपने इस पे प्रेशर दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, राइट। इसके लिए अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लो प्रेशर करना पड़ेगा। प्रेशर कम होगा तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन है 2NH3 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है और बना रहा है N2N3H2। अब देखिए इस केस में नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के 4 है और रिएक्टेंट के 2 है। अगर आप प्रोडक्ट में प्रेशर बढ़ा देते हैं, इफ़ इन केस अगर इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर रिएक्शन को आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है, अगर रिएक्शन को आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना है तो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। अगर आप इसका प्रेशर कम करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया कम हो जाएंगे। अगर पार्टिकल पर यूनिट एरिया कम हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए पर यूनिट एरिया, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो लो प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर हाई प्रेशर होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो ये 3 मेजर पैरामीटर्स हमने देख लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 2 मोर पैरामीटर्स। इन दैट फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। देखिए इनर्ट गैस जो होती है दैट इज नॉन रिएक्टिंग गैस। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इफ यू सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन देयर विल बी नो इफेक्ट, बिकॉज ये जो गैस है ये रिएक्ट ही नहीं करती। हमने वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखा और अगर आप उसमें गैस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये गैस रिएक्ट ही नहीं करती है, इन दैट केस देयर विल बी नो शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम, because you know that Q changes only if added gas involved in the reaction। मतलब जो गैस हमने ऐड किया वो रिएक्ट करती है तभी हमारा रिएक्शन क्यूसेंट चेंज होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनर्ट गैस रिएक्ट ही नहीं करता है, तो अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है और उसके अंदर इनर्ट गैस ऐड करी है तो रिएक्शन होगी नहीं, तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट नहीं होगा। इट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम।
अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, हमने क्या किया है, रिएक्शन वेसल का प्रेशर कांस्टेंट रखा है। अगर आप अब इनर्ट गैस का एडिशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं और इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, जैसे ही आपने इनर्ट गैस ऐड किया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नाउ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखिए इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल। इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम हो, तो ये क्या करेगा, फ्रॉम हायर नंबर ऑफ मोल टू द लोअर नंबर ऑफ मोल पे रिएक्शन मूव करेगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द इनर्ट गैस एडिशन। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, इन दैट केस वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल, मतलब इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल है। फ्रॉम हायर नंबर ऑफ मोल इट विल मूव टूवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो ये हो गया है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर दैट जो कैटलिस्ट है दे ओनली एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, दे ओनली ऑल्टर द रेट्स ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गोइंग इनटू द रिएक्शन। ये रिएक्शन में खुद नहीं जाते हैं, खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कंबाइन होकर रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक सपोर्टर है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो दे डू नॉट इटसेल्फ गोज इनटू द रिएक्शन, ये रिएक्शन में नहीं जाते, ये सिर्फ और सिर्फ रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो सब्सटेंसेज विल इंक्रीज द रेट of reaction without undergoing into the reactions are called catalyst, ठीक है। अब देखिए कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं करता है सो इट विल हैव नो इफेक्ट। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट विल इंक्रीज दी rate of forward reaction and rate of backward reaction in equal extent in reversible reaction। जिस स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा उसी स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। नो डाउट ये स्पीड को क्या कर देगा, इट विल इंक्रीज दी स्पीड, इट विल इंक्रीज दी रेट, लेकिन इक्वल एक्सटेंट में स्पीड को इंक्रीज करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन जो रेट है जिसको इक्वल स्पीड में इंक्रीज करेगा। इस वजह से हमें इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, वी विल गेट अर्ली द इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। बट ये एज सच इक्विलिब्रियम की वैल्यू को डेविएट नहीं करेगा, ये हमें थोड़ा जल्दी इक्विलिब्रियम दे देगा, ठीक है। सो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन and rate of backward reaction same extent in a reversible reaction. So this is all about the factors, parameters which affect the equilibrium.